Hello everyone, welcome back to PG Smart Learning. I hope you all are doing great. पिछले लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के काफी इंपॉर्टेंट टाइप्स को कवर कर चुके हैं, जैसे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम तक हम सारे कंसेप्ट को डिटेल में समझ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एक और इम्पोर्टेंट टाइप को समझेंगे, दैट इज क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सबसे पहले ये समझते हैं व्हाई क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद हम समझेंगे मीनिंग क्या होता है क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्लस्टर की नीड तब समझ आती है जब एक सिंगल कंप्यूटर के लिए वर्कलोड हैंडल करना डिफिकल्ट होने लगता है। अब एग्जांपल देखो, किसी ऑनलाइन सर्विस को एक सर्वर हैंडल कर रहा है। स्टार्टिंग में ट्रैफिक मैनेजेबल हो सकता है, लेकिन यूजर इंक्रीज होने के साथ रिक्वेस्ट भी इंक्रीज होगी। एक स्टेज पे सर्वर के सीपीयू, मेमोरी या अदर रिसोर्स पर एक्सेसिव लोड आ सकता है। तो इससे सिर्फ परफॉर्मेंस ही अफेक्ट नहीं होगी, अगर वही सर्वर फेल हो गया तो सर्विसेज भी अनअवेलेबल हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? मल्टीपल कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करके वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, और हर मशीन अपने पार्ट को हैंडल करेगी और सिस्टम इन मशीन को कोऑर्डिनेट करेगा। इसी अप्रोच को हम कहते हैं क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग का पर्पस सिर्फ स्पीड बढ़ाना नहीं, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी भी इक्वल इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले ये समझते हैं क्लस्टर का मीनिंग क्या होता है। क्लस्टर बेसिकली इंडिपेंडेंट कंप्यूटर का ग्रुप होता है जो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और किसी कॉमन सर्विस या वर्कलोड को हैंडल करने के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं। क्लस्टर में हर कंप्यूटर को नोड कहा जाता है। सपोज हमारे पास 3 मशीन्स है, नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3। अब हर मशीन के पास अपना प्रोसेसर होगा और अपनी मेमोरी होगी, लेकिन नेटवर्क के थ्रू ये कनेक्टेड होके एक कॉमन कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के पार्ट बनते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? अब क्लस्टर का मीनिंग आपको समझ आ गया, तो क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना आपके लिए काफी इजी होगा। मल्टीपल नोड्स अवेलेबल होने से हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट आते हैं, इन मशीन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करवाना। अब ये कोऑर्डिनेशन कौन करवाएगा? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम या क्लस्टर मैनेजमेंट। क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम या क्लस्टर मैनेजमेंट एनवायरनमेंट नोड्स के रिसोर्सेज या वर्कलोड को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि ये देखना कि इनकमिंग रिक्वेस्ट को किस नोड को देना है, किस नोड पर लोड ऑलरेडी हाई है, कौन सी नोड अवेलेबल है, और फेलियर के केस में वर्कलोड को कैसे हैंडल करना, ये सब क्लस्टर मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो क्या इम्पोर्टेंट टर्म्स हुई? लोड बैलेंसिंग होना चाहिए, हाई अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फॉल्ट टॉलरेंस, रिसोर्स शेयरिंग एंड स्केलेबिलिटी। ठीक है, इतना क्लियर है? अब समझते हैं क्लस्टर आर्किटेक्चर। सबसे ऊपर आपको यूजर या एप्लीकेशंस दिख रहे होंगे, ये बेसिकली क्लस्टर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। उसके नीचे क्लस्टर मैनेजमेंट लेयर है जो नोड्स को आपस में कोऑर्डिनेट करवाने का रोल प्रोवाइड करता है। उसके नीचे मल्टीपल नोड्स है, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4। अब ये नोड सेपरेट कंप्यूटर है, हर नोड के पास अपना सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज रिसोर्सेज हो सकते हैं, और इन कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा? नेटवर्क के थ्रू। तो एक सिंपल फ्लो में आप इस डायग्राम को कैसे याद रख सकते हो? सबसे ऊपर होंगे हमारे पास यूजर जो हमको रिक्वेस्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आएगी क्लस्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो नोड्स को आपस में कोऑर्डिनेट करवाने का काम करेंगे, और उसके बाद हमारे पास आएंगे नोड्स जो बेसिकली आपस में कनेक्टेड है थ्रू द नेटवर्क फॉर द प्रोसेसिंग। ठीक है, इतना क्लियर है? अब समझते हैं वर्किंग। सपोज मल्टीपल रिक्वेस्ट सिस्टम में आ रही है और क्लस्टर में बहुत सारी नोड्स अवेलेबल है, तो क्लस्टर मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल नोड्स को देखकर वर्कलोड को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन द नोड्स। अब नोड 1 असाइंड अपना वर्कलोड प्रोसेस कर रहा है, नोड 2 दूसरा वर्कलोड हैंडल कर रहा है, बाकी नोड्स भी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग कर रहे हैं। और जब प्रोसेसिंग हो रही है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि नोड्स को आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए इनके बीच में कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगा? नेटवर्क के थ्रू। और अगर इन केस सडनली एक नोड पे वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है तो सिस्टम आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग एडिशनल वर्कलोड को दूसरे नोड पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर कोई नोड फेल हो गई तो हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन में सर्विस को दूसरे नोड पर कंटिन्यू करके अरेंजमेंट भी किया जा सकता है। तो क्लस्टर का बेसिकली कोर आइडिया क्या हुआ? मल्टीपल कंप्यूटर के रिसोर्स को इंडिपेंडेंटली यूज ना करके कोऑर्डिनेट वे में यूज करना। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हमने कुछ टर्म्स देखी थी जैसे लोड बैलेंसिंग, फॉल्ट टॉलरेंस, हाई अवेलेबिलिटी। अब ये सारी टर्म का मीनिंग क्या है, वो टर्म्स का मीनिंग को समझते हैं। क्लस्टर के अंदर वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है
लोड बैलेंसिंग। सपोज एक वेबसाइट को एक साथ 10,000 रिक्वेस्ट मिलती है, अगर सारी रिक्वेस्ट एक ही सर्वर को मिल जाए तो ऑब्वियसली उस सर्वर पे प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो मल्टीपल सर्वर अवेलेबल होने पर सिस्टम रिक्वेस्ट को डिफरेंट नोड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। सपोज हमारे पास 4 सर्वर अवेलेबल है और हमारे पास टोटल रिक्वेस्ट कितनी थी 10,000, तो रफली कितनी सर्विसेज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हुई 2500 के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। लेकिन एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर की कैपेबिलिटी एंड सिलेक्टेड एल्गोरिथम पे डिपेंड करेगी। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि एक नोड पे अननेसेसरी लोड ना हो और दूसरे अवेलेबल नोड्स की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी यूज हो। ही वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, लोड बैलेंसिंग। कितना क्लियर है? अब समझते हैं हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है। बेसिकली हाई अवेलेबिलिटी के लिए हम क्लस्टर का मेजर यूज करते हैं। परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रिटिकल सर्विसेज के केस में सर्विस का अवेलेबल रहना और भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सपोज एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन नोड 1 पे रन हो रही है और नोड 1 हमारी फेल हो गई। अगर अदर नोड्स अवेलेबल है और क्लस्टर फेल ओवर सपोर्ट करता है तो सर्विस को हम दूसरे नोड पे शिफ्ट करके रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। इसी कंप्लीट फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं या डाउन टाइम को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। यही कंसेप्ट आता है फॉल्ट टॉलरेंस का। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है सिस्टम की वो कैपेबिलिटी जिसे कुछ कंपोनेंट फेल होने के बाद भी रिक्वायर्ड सर्विस को कंटिन्यू किया जा सके। तो हाई अवेलेबिलिटी का क्या मीनिंग हुआ, सर्विस को अवेलेबल रखना, और फॉल्ट टॉलरेंस का क्या मतलब हुआ, फेलियर के बावजूद भी ऑपरेशन को कंटिन्यू करना। आई होप आपको क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग क्लियर होगा। अब समझते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लस्टर का मेन एडवांटेज ये है कि वर्कलोड को मल्टीपल नोड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे परफॉर्मेंस और थ्रूपुट हमारी इंक्रीज हो सकती है। इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस आता है, अगर एक नोड फेल हो जाए तो अवेलेबल नोड सर्विसेज को कंटिन्यू करने में हेल्प कर सकती है, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी भी हमारे पास बेटर होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस आता है कि अगर हमारे पास सिस्टम में वर्कलोड बढ़ता है तो हम न्यू नोड्स को ऐड कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारी सिस्टम की कैपेबिलिटी भी बढ़ सकती है। ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है हमको, स्केलेबिलिटी। और साथ में मल्टीपल नोड के रिसोर्सेज का बेटर यूज होने से रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी इंप्रूव होती है। ठीक है, इतना क्लियर है? और इसकी लिमिटेशंस क्या होगी? क्लस्टर का सेटअप कम्पैक्टिवली कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली होता है क्योंकि मल्टीपल मशीन्स और नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होती है और उसके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइज करना भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। मल्टीपल सिस्टम को मैनेज करना, मॉनिटर करना भी डिफिकल्ट होता है और नेटवर्क फेलियर क्लस्टर की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा व्हाट इज क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।